हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस। और अब आप लोग कैसे हैं? अपना ख्याल रखिए। और कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए, ठीक है। और हम लोग अभी आज के 13 जनवरी के सेगमेंट में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे, और लास्ट में जैसा हम लोग डेली करते हैं, हम लोग डेली के टॉप 5 वोकेबलरी जो हमारे हिंदू में यूज़ होती है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो और उसको मैंने थोड़ा सा आज एक चीज़ ये किया है कि कुछ बच्चे थे वो पूछ रहे थे कि सर वो जो वर्ड होते हैं उसको आप प्लीज़ हाईलाइट कर दिया करिए। तो आज मैंने वो किया है कि आप हाईलाइट कर दिया, जो भी वर्ड हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं उसको मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया है। मैं आपको पॉइंट आउट करता भी जाऊँगा, जिससे आप लोगों को पॉइंट आउट करने में और उसको यूज़ में उसके आसानी पड़ेगी। तो ठीक है, जल्दी से आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और हम लोग आज शुरू करते हैं। और आज का चलिए हम लोग करते हैं। और आज वैसे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, और जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में न्यूज़ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हेट स्पीच से रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, और इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है आज के पेपर में। एक बस ये थोड़ा सा देख लीजिए, इंदु मल्होत्रा पैनल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। जो पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उससे रिलेटेड इंदु मल्होत्रा पैनल सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है। बस ये है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंदु मल्होत्रा जान लीजिए। अच्छा, जैसे ये देखिए, ये हडल वर्ड है, ये यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। लास्ट में ये वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो आप लोग इसको प्लीज़ पॉइंट आउट करते रहें, जब भी आप यूज़ करें तो ये सेंटेंस देखते भी चलें। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। वैसे स्टेट्स का है, सिटी चैनल है, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, एक और वर्ड है ये देखिए पेज नंबर 5 में, ये एग्जॉर्ट वर्ड है। इसको भी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया है, और इसको आप लोग पॉइंट आउट इसको भी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट जो हम लोग पेज पे चलते हैं, एडिटोरियल पे सीधे आ जाते हैं। ये एडिटोरियल, अब एडिटोरियल में क्या है कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए प्लीज़, और जब भी मैं डिस्कस करता हूँ कोई भी एडिटोरियल, कोई भी, आप लोग पेन पेपर लेके बैठा ही करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एडिटोरियल बहुत बड़ा होता है, आप लोग पढ़ेंगे तो है नहीं। तो ये काम मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, तो एटलीस्ट इसका आप लोग फ़ायदा लीजिए कि अगर मैं एडिटोरियल पढ़ा है तो उसमें जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो उसको मैं पॉइंट आउट जो भी करता हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। और इसके बाद में जितना भी हाईलाइटेड रहता है, लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट रहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उतना मैंने हाईलाइट कर देता हूँ सभी आर्टिकल्स में, सभी न्यूज़ में, तो जिससे कि काम आपका आसान रहे। अगर मेरा इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको अगर 1 घंटे न्यूज़पेपर में देना पड़े तो फिर आप मतलब मेरा फिर इतना ब्रीफ करना ही कोई मायने नहीं रखता है। तो आप लोग बस इतना ही कर लिया करिए। अब ये देखिए, ये एक वर्ड ये है एंट्रेंचेस, ये वोकेबलरी का है। जितना भी ग्रीन कलर में है ये सब हाईलाइट मैंने इसीलिए किया है क्योंकि वोकेबलरी से रिलेटेड है ये। अच्छा, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, ये न्यूज़ है, ये बेसिकली न्यूज़ रिलेटेड है। जो भी हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो भी बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसमें आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, बस सुन लीजिए आप लोग, और कभी दिमाग में रहेगा, कभी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी तो आप लोग इसको ईज़िली इससे कोरिलेट कर पाएंगे। तो अब इसमें न्यूज़ क्या है, इसमें न्यूज़ में थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। हाँ, न्यूज़ में बस ये है कि जो छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और छोटे प्लेटफॉर्म ने बेसिकली इसमें कंप्लेन ये किया हुआ है कि जो भी बड़े बड़े जायंट्स होते हैं, जैसे गूगल हो गया, गूगल सर्च इंजन हो गया, और वो लोग क्या करते हैं कि अपनी हेजमनी बनाने के लिए वो लोग, एक तो सर्च इंजन तो ऑलरेडी वो बहुत बड़ा होता है, गूगल तो एक एग्जांपल है, गूगल जैसे ही और भी बड़े बड़े जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं छोटे प्लेटफॉर्म्स को। और जब अगर शेयर नहीं करेंगे तो उनका छोटे प्लेटफॉर्म्स को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है कि वो अपना बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ। तो बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये है कि जैसे डिफरेंट जो ऑस्ट्रेलिया में केस हुआ तो उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन कर दिया, और लेकिन ये होता क्या है कि ये बहुत छोटे छोटे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वेजियन, वो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो हो जाता है। लेकिन मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को एक इंडियन गवर्नमेंट को एक ऐसा डिस्कोर्स लाना चाहिए, या ऐसी मतलब
इंटरवेंशन करना चाहिए कि जो बड़े जो स्टॉलवर्ड्स हैं, बड़े जो प्लेयर्स हैं इस फील्ड के, वो छोटे छोटे को अंडरमाइन ना करें, मतलब उनकी हेजिमनी को, हेजिमनी इज़ नॉट द राइट वर्ड, मतलब उनका जो प्लेग्राउंड है उसको इंटरवीन इस तरह से ना करें कि पूरा एक जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए। तो एक बैलेंस बने रहना चाहिए। देखिए इसमें लिखा है, देखिए इंडिया टू द पावर इम्बैलेंस एग्जिस्ट एंड हैज़ ओनली गॉटन इन्वेस्टमेंट जर्नलिज्म, मतलब जैसे जर्नलिज्म होता है या प्लेटफॉर्म होता है, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। अब छोटे जो जर्नलिस्ट होते हैं, छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनको अगर उनको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा या उनको इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि अपना वो ऑल टुगेदर एक डेवलप कर पाएँ, तो उसके लिए क्या होगा, कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो मार्केट का मतलब ही यही है कि दूसरों को ग्रो करने का बराबर का स्पेस मिलना चाहिए। मतलब इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। बस ये जानने के लिए मैंने बोला है, इतना टाइम खर्च मत करिए, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है, यही है। अब ये देखिए इसमें भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक व्यू पॉइंट है, ये जान लीजिए। इसमें आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। इतना अगर मैंने आप लोगों के लिए काम किया है तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। रिक्वेस्ट फॉर सोशल कंसेंसस अगेंस्ट हिज स्पीच। अभी देखिए बड़े दिनों से एक न्यूज़ चल रही है, जो एक हरिद्वार में एक धर्म संसद चल रही थी, वहाँ हुआ क्या था, कुछ इस टाइप के एंटी सोशल एलिमेंट कह लीजिए, या मतलब जो पब्लिक हारमोनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, जो लाइमलाइट हंग्री पीपल होते हैं। तो वो लोग क्या किया कि 5 से 7 लोग थे, लगभग 17 दिसंबर को हरिद्वार में एक मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग में किया क्या उन लोगों ने, मतलब बेसिकली वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी को, मतलब पॉलिटिकल, मैं आपको क्या ही बोलूँ, किया क्या यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को बेसिकली एक थ्रेटन तरीके से, ये देखिए ये सब थ्रेटन करने लग गए कि उनको मार दिया जाए, नरसंहार कर दिया जाए, और उनको ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। तो बेसिकली हुआ क्या कि अभी एक पब्लिक डिस्कोर्स है, मतलब क्या कि ऐसा क्यों होता है अक्सर, जैसे यहाँ हुआ छत्तीसगढ़ में जो कालीचरण महाराज जी हैं, मतलब ये जो हैं देखिए कालीचरण महाराज, तो इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात है कि कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के लिए कुछ भी बोला, मतलब अब वहाँ पे अब नाथूराम गोडसे को उन्होंने प्रेज़ किया और उनको छत्तीसगढ़ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो एक तो ये इंसिडेंट हो गया। दूसरा ये धर्म संसद वाले जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, या जो मतलब इस तरह की बात खुलेआम कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, या जो भी बात करते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है। तो इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि कालीचरण महाराज ने मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब उसकी कोई तो एक जुबान में एक लगाम होनी चाहिए कि मतलब कुछ भी मन में आया जो भी बोल दिया। अब लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक अजीब ही रवैया है। अब महात्मा गांधी की बुराई कर दी, उसको अरेस्ट कर लिया। अब महात्मा गांधी की बुराई करना इज़ समथिंग डिफरेंट भाई। वहाँ पे अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या हमें कोई आदमी नहीं पसंद है, व्यक्ति विशेष, तो वो फादर ऑफ नेशन है, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपना व्यू पॉइंट शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जो हरिद्वार में जो धर्म संसद चल रही थी, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ तो खुलेआम तरीके से जो भी कहा गया, उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो क्या हमारी सोसाइटी में इस तरह का कोई भी लॉ नहीं है कि आदमी कुछ भी कहता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, या कुछ भी कहता है उसको अरेस्ट नहीं करते हैं? तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है। अब यहाँ है क्या कि देखिए, अब यहाँ पे जब इस तरह की कोई भी धर्म संसद होती है तो वो लोग जो भी बोलेंगे तो एक बड़ा एम्बिग्यूअस रहती हैं चीज़ें। अब होता है क्या है कि जो उन्होंने बोला, अब जब FIR हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो वो लोग वही यूज़ करने लगे किस चीज़ में कि भाई हमने तो अपने डिफेंस में बोला है, अपने मतलब ये था, हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो नहीं था, तो हमारा मतलब जो भी था, मतलब इस तरह से अपने डिफेंस में। अब हुआ क्या, कोई नियम तो है नहीं। अब जब नियम नहीं है तो अपनी जो भी बात हमने बोली, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। आप लोग अक्सर सुनते होंगे, मतलब नेताजी हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, हमारा मतलब ये नहीं था। अब उनको जो कहना था कह भी दिया, मतलब ये नहीं है, पब्लिक जो है अपना घूम रही है। तो बेसिकली इसमें यही है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब क्या यहाँ पे इनको अरेस्ट, महात्मा गांधी की बुराई करने पे यहाँ अरेस्ट कर लिया गया, क्या ये पैरामीटर होना चाहिए? या कोई कुछ भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जेनोसाइड करने के लिए बोल देता है, क्या ये पैरामीटर होना चाहिए? तो बेसिकली एक पब्लिक पैरामीटर होना चाहिए।
जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, कुछ एक पैरामीटर बनाया गया है कि जैसे हॉलोकास्ट कर दिया, या जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है यूएसए अमेरिका में क्या होता है हेट स्पीच का मतलब, या मतलब होता क्या। जैसे यहाँ पे हेट स्पीच, ये देखिए जैसे जैसे यहाँ पे एक चीज़ ये दे रखा है। अब हेट स्पीच इज स्पीच दैट टारगेट्स पीपल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी एंड कॉल फॉर वायलेंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। अब हेट स्पीच की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, बस इसको आप जान लीजिए। मान लीजिए आपको कुछ मेंस आंसर राइटिंग करनी है, या कहीं आपको कोई भी आपको एक ब्रीफ करना है, जैसे और छोटे एग्जाम्स में क्या होता है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, हेट स्पीच का आपको डेफिनेशन ही पूछ लिया, तो डेफिनेशन नहीं आपको कहीं डालना पड़ा, ऐसे में डालना पड़ा। तो हेट स्पीच इज स्पीच दैट टारगेट्स पीपल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी एंड कॉल फॉर वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिकली। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि हमने ये नहीं बोला, हमारा मतलब ये नहीं था, ये सब वही दे रखा है। ये सब आप लोग देखेंगे तो पता लग जाएगा, इसकी हमको इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बेसिकली है क्या कि इसको अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि इसको या तो कोई पर्टिकुलर एक पब्लिक कंसेंसस बनना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, अब पब्लिक कंसेंसस ये एटलीस्ट होना चाहिए कि क्या हेट स्पीच के अंडर में आना चाहिए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। हॉलोकास्ट जैसा एग्जांपल भी दे रखा है कि कुछ चीज़ें हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी में। अब इसी तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप कम्युनिटी के लिए आप कुछ भी बोलते हैं तो एक्सेप्टेड नहीं है। तो एक बेसिकली ये है, और उसके लिए अपील क्यों की गई है कोर्ट में, कोर्ट से अपील ये की गई है कि आप इस पब्लिक डोमेन में पब्लिक कंसेंसस के लिए आप इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी करिए कि एक डिस्कोर्स में आना चाहिए, पब्लिक डिबेट होना चाहिए कि हेट स्पीच के एरिया में क्या क्या आ सकता है, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही इसका मतलब है और कोई मतलब नहीं है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, इसको लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग को लगता है कि पढ़ना है, जो जितना मैंने अंडरलाइन किया उसको बस देख लीजिए, और इसके बाद में पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, रशिया नाटो, आप लोगों ने देखा होगा रशिया जब से कोल्ड वॉर हुआ है, बेसिकली कोल्ड वॉर का कोल्ड मतलब ही है रशिया वर्सेस यूएसए। अब यहाँ पे हुआ ये है कि अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी ब्रुसेल्स में रशिया और यूएसए की। इनका बहुत दिनों से कोल्ड वॉर के बाद से, कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, कोल्ड वॉर का जो निष्कर्ष निकला वो 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद में हुआ ये कि उसके इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया रशिया, और इसके बाद में यूएसए इसका फ़ायदा उठाता रहा। अब तब से लगातार ये मीटिंग चलती रहती है कि अब यूएसए कोशिश करता रहता है कि ईस्टर्न यूरोप में जो यूक्रेन वाला एरिया है, ठीक है, अब जैसे ये पूरा यूरोप है, इधर रशिया है, इधर तो मान लीजिए अटलांटिक ओशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये मीटिंग जो थी, नाटो मस्ट वांट पुटिन अगेंस्ट एनी यूरोपियन मिसएडवेंचर। नाटो है, नाटो का जो मतलब नेताजी हैं, नेताजी इन द सेंस नाटो है, उसमें जो हेड होता है, जो ज़्यादा सर्वा कह लीजिए, वो अमेरिका है। वो कोशिश क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है, अभी उसका जो भी प्रभुत्व है, जितनी भी अटलांटिक ओशन के किनारे जो भी कंट्रीज़ हैं उसकी मेंबर्स हैं, अब वो कोशिश क्या कर रहा है, ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन है जहाँ पे, या जो भी और भी कंट्रीज़ हैं, जो मैक्सिमम कंट्रीज़ वो हैं जो 1991 में यूएसएसआर से अलग हुई थी, और तो वो कोशिश कर रहा है कि हेजेमनी को अपना बढ़ाए और यूएसएसआर का इंटरवेंशन या वहाँ पे इन्फ्लुएंस जितना भी है कम करे। अब है क्या, जितनी भी जो आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की ईस्टर्न यूरोप वाली, वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो रशियन स्पीकिंग पीपल है, रशियन कल्चर है, तो क्योंकि अब है तो रशिया का एक पार्ट था ना एक टाइम पे, तो वो सब था। अब इसके बाद में अब यूएसए कोशिश ये करता है कि अपना जो भी इन्फ्लुएंस है वो ईस्टर्न यूरोप तक ले जाए। तो अब रशिया क्या बोलता है, रशिया कहता है कि स्टॉप नाटोज फर्दर एक्सपेंशन इनटू ईस्टर्न यूरोप एंड रोल बैक द अलायंस मिलिट्री प्रेजेंस 1990 लेवल। 1990 में जो स्थिति थी उसको बहाल करे यूएसए और रोल बैक करे। बस हमारा इस मीटिंग का निष्कर्ष यही है कि रशिया ये चाहता है कि जो 1990 लेवल है, उस समय जो पॉलिटिकल लेवल है, बस उसी को मेंटेन किया जाए, और जो भी नाटो का एक्सपेंशन है
उसको रोक दिया जाए। अब यूएसए क्या कहता है? यूएसए कहता है हम लोग तो भाई देखो जो पोटेंशियल नाटो के मेंबर्स हो सकते हैं, हम लोग तो उस पर काम कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, ये क्या लिखा है, इट विल नॉट शट नाटोज डोर ऑन पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर्स। अमेरिका चाहता है बढ़ना, रशिया चाहता है इनको रोकना। अब चैलेंज फॉर बोथ साइड्स इज टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। ख़त्म बात, मीटिंग फेल हो गई। वो भी अमेरिका सोचता है कि हमारे हिसाब से काम चले, रशिया सोचता है हमारे हिसाब से काम चले, तो मीटिंग फेल होनी थी। बस इस आर्टिकल में इतना ही है, मीटिंग थी, उनका एजेंडा क्या है ये जान लीजिए बस। अब यहाँ देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, कुछ नोट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा और एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। देखिए इस आर्टिकल में बेसिकली क्या कहा गया है कि जो अभी इलेक्शन देखिए चल रहे हैं पूरे चारों तरफ, 5 स्टेट्स में इलेक्शन है। इलेक्शन में चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं, उनको जो सेक्रेटरी है हमारे पीएम के सेक्रेटरी, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था ब्रीफ करने के लिए। तो उधर भी ये हुआ कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इन सब पे एक डिबेट शुरू हो गई कि मीटिंग के लिए क्यों बुलाया। अब है क्या कि यहाँ पे देखिए ये सब है, हम लोगों ने जो क्विज़ आज की डिस्कस की है वो बेसिकली उसी से रिलेटेड है। अब जो भी क्विज़ हुई है वो उसमें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो आप लोग क्विज़ ज़रूर देखा करिए, उसमें जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेते हैं, तो ज़रूर देखा करिए। अब इसमें बेसिकली ये है कि आर्टिकल जो 324 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहा गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में अपॉइंटमेंट, तो आर्टिकल 324 इसमें कहा गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि मतलब 1991 तक ये जो इलेक्शन कमीशन हुआ करता था उसमें हुआ ये कि मतलब ये बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। वहाँ पे 1991 से पहले एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद में 1991 के बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर मेंबर्स। अब ये इसमें मेंबर्स बढ़ेंगे, सैलरी कम ज़्यादा होगी, ये पूरी पावर होती है पार्लियामेंट की। देखिए it was left to parliament to enact legislation regarding the appointment of election commissioner, apart from enacting a law in 1991 which was subsequently amended to enlarge the number of chief election commissioner। ये देखिए 1991 1 to 3 member, parliament has so far enacted any changes, मतलब पार्लियामेंट ने तब से कोई चेंज नहीं किया है, तब अब ये 3 मेंबर बॉडी हो गई है। तो अब इसमें ये डिबेट में क्यों है कि इसमें जो भी नियम बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी और पार्लियामेंट के अलावा कोई नहीं बना सकता। 1975 में एक जस्टिस तारकुंडे कमेटी बनाई गई थी। ये आप जान लीजिए जस्टिस तारकुंडे कमेटी किससे रिलेटेड है। ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन के 1975 the Justice Tarkunde Committee recommended that election commissioner be appointed on the advice of committee comprising the Prime Minister of India, Lok Sabha member, Prime Minister, Lok Sabha opposition leader, Chief Justice of India. This was reiterated by दिनेश गोस्वामी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है वो भी चीफ इलेक्शन कमीशन से ही रिलेटेड है और ये इम्पॉर्टेंट है। एंड द लॉ कमीशन, मतलब इसने रिकमेंड जो तारकुंडे कमेटी 1975 में किया था कि एक कॉलेजियम जो बनाया जाएगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, उसके ये मेंबर्स होंगे। और वही सेम जो दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में है, सेम चीज़ को उसने रिपीट कर दिया था। और बाद में इसको करने के बाद में एडिशनली रिकमेंडेड दैट लॉ मिनिस्टर ने डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी इंक्लूडेड, मतलब ये कॉलेजियम के मेंबर्स इतने इतने होंगे। ये 1975 में जो तारकुंडे कमेटी ने रिपोर्ट दी थी वही गोस्वामी कमेटी 1990 में ये रिपोर्ट सेम कर दी। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए है कि यहाँ पे रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक, द प्रेसिडेंट डज एग्जिस्ट इन द केस ऑफ रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट द, ये है। अब ये पॉइंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन है ये नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन बट इट ऑल्सो
functions between various political parties including ruling party and other parties. Accordingly the executive cannot be a sole participant in the appointment of member of influence committee. तो इसमें ये बोला गया कि अगर इसमें जो भी कोलिजियम बनेगा, अगर इसमें रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स रहेंगे, मतलब कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स रहेंगे, तो इसका जो क्वासी जुडिशियल फंक्शन है वो अफेक्टेड रहेगा। जैसे अगर किसी भी तरीके से अगर वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं अपॉइंटमेंट में, तो सबको एक इन्फ्लुएंस होने का पूरा मौका मिलता है करने का, क्योंकि अगर कोई भी डिफेक्शन का मामला है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड का मामला है, तो वो सारा डिसाइडेड किया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट होता है। बट अगर कोलिजियम में ही उनका अपॉइंटमेंट और उनके जो भी बेनिफिट्स हैं वो अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेंगे किसी भी तरीके से, तो उनका जो नेचर है या उनका जो काम करने का तरीका वो हमेशा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहेगा। इसीलिए इसको जो भी हो, बाकी जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लोकपाल या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिस तरह से इनका भी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस रहता है उसी प्रोसेस के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी प्रोसेस रहना चाहिए। तो बेसिकली अभी जो भी इसमें है, तो 2015 में जो भी इसमें जो एक पिटीशन डाली गई थी इसके अपॉइंटमेंट को लेकर, जो कि बराबर से बढ़ रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क यही पड़ रहा है कि इस पर भी सुनवाई नहीं है। अब सुनवाई होगी तो इसके अपॉइंटमेंट को लेके ही होना चाहिए। और बस बेसिकली इस आर्टिकल में इतना ही है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसमें किस आर्टिकल में आता है, बेसिकली तारकुंडे कमेटी और गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है इसमें। और अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। अगले पेज में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 8th पेज पे आते हैं। 8th पेज पे ये बेसिकली यही है कि जो हमारे जो आर्मी के चीफ जनरल हैं नरावने, ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली हमारे आर्मी के चीफ हैं कौन। तो ये है हमारे। अब बेसिकली ये है कि जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख है, वहाँ पे जो चाइना ऑक्युपाइड एरिया है, वहाँ पे चाइना अपना जो आर्मी का जो वहाँ पे एक्टिविटी है वो बढ़ा दी है। वहाँ पे अब बेसिकली कुछ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी भी बढ़ाई है, जिसके कारण यहाँ पे इंडिया के लिए एक थ्रेट भी हो गया है, एक न्यूज़ में भी है। तो यहाँ पे इंडिया ने भी अपने जो आर्मी मेंबर्स हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो बेसिकली ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है और इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये ईस्टर्न लद्दाख को टेंशन के लिए ये सब चल रहा है। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सोमनाथ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के अब नए चेयरमैन सोमनाथ हो गए हैं। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी अच्छा बार्क, ये देखिए हमारी क्विज़ में भी यही मैंने डील किया है और यहाँ हमारे बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप लोग उसको देखते रहिए। उसको देखने से पता रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। बार का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल फॉर द न्यूज़ चैनल्स। मतलब बेसिकली एक बॉडी है जो टेलीविज़न रेटिंग्स को डिसाइड करती है। जो भी रहता है, जो भी रेटिंग्स हो रही हैं उनको डिसाइड करती है, तो उसके लिए एजेंसी है बार्क। और बेसिकली कुछ दिन पहले एक या 1.5 साल हो गया है इस एजेंसी को बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा एक आरोप लगाया था, एलिगेशन था कि ये जो मतलब प्राइवेट चैनल्स होते हैं वो लोग इनको इन्फ्लुएंस करते हैं और ये रेटिंग से मैनिपुलेट की जाती हैं। बट अब रिसेंटली इसको फिर से जो है बार को एक्शन में आने को बोल दिया गया है कि अपना रेटिंग्स और पुराना जो डाटा है उसके आधार पे अपना काम शुरू करिए। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बार्क है, क्या है, रेटिंग एजेंसी है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए ऑल इंडिया कोटा है, तमिलनाडु मना कर रहा है। ये पॉलिटिकल बेसिकली ज़्यादा मोटिवेटेड है कि मतलब ऑल इंडिया कोटा जब रहता है तो हर स्टेट में एक कोटा होता है, किसी भी बाहर के स्टेट वाले आ सकते हैं। तो अब तमिलनाडु का ये कहना है कि ऑल इंडिया कोटा को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। डिस्पाइट ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट, 50% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स एंड 15% ऑफ अंडर ग्रेजुएट सीट्स आर बीइंग सरेंडर्ड टू ऑल इंडिया कोटा बेस्ड ऑन द स्कीम।
तो ये ख़त्म हो जाएगा तो स्टेट को लगता है कि हमारे हिसाब से काम चलेगा, बट ये फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है, पॉलिटिकली है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो इलेक्शन को ध्यान में रख के सब पॉलिटिकल पार्टी सब न्यूज़ में आती रहती हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ है। अब ये जितना भी ये ग्रीन में है ये हमारे वोकेबलरी सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप तो परेशान मत होइए। नागालैंड प्रोब रिपोर्ट सोन नारावेन, तो मतलब जो एक बार आपको याद हो कि जो नागालैंड में कुछ सिविलियंस मार दिए गए थे आर्मी और सिविलियन डिस्प्यूट में, तो उसी का रिपोर्ट है, जल्दी सबमिट होगी। नारावेन ने ये बोला है, पुरानी न्यूज़ है, इसमें कुछ काम का नहीं है ऐसा। ये वही है रशिया नाटो वाला कि अभी जो फेल हुई है जो हमारी पॉइंट मीटिंग, तो उसी से रिलेटेड है, इसमें कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ग्रीन वाला पॉइंट है। हाँ, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिलेटेड आर्टिकल जो है, इसमें नोट्स कुछ नहीं बनाना है, बस बेसिकली बस ये जान लीजिए कि डाउट क्लियरिंग टाइप का है, आपको जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ईवीएम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन, ठीक है। और अब इसमें पूछा क्या ईवीएम हैक की जा सकती है। बेसिकली कोई भी हैकिंग के लिए या तो इंटरनेट से कनेक्टेड हो या वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो ये ऐसी कुछ कनेक्टेड रहती नहीं है, तो इसकी हैकिंग इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी टाइम में कहती रहती है हैकिंग हो गई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगला सवाल है, व्हाट इफ़ द चिप इनसाइड द ईवीएम इज रिप्लेस्ड और ए ब्लूटूथ डिवाइस इज इंसर्टेड विद इन द ईवीएम। अब बात यह है कि अगर ईवीएम के अंदर अगर ब्लूटूथ डिवाइस को डाल दिया जाए, और पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो कोई आदमी चुराएगा, हार्डवेयर वो करेगा, सब अंदर डालेगा, तो इसीलिए इतना मशक्क़त कोई नहीं करता है। और एक तरह से ये कि M3 टाइप की जो मशीन्स होती हैं उनके साथ अगर ज़रा भी छेड़छाड़ होती है मशीन ही ख़राब हो जाती है। तो ब्लूटूथ तो छोड़ दीजिए, ईवीएम बनाता कौन है ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में ईवीएम बनाता कौन है, तो ये नोट कर लीजिए। ईवीएम आर प्रोड्यूस इंडिजिनियसली बाय 2 PSUs, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए। और इसमें वाई डू वी नीड एन ईवीएम ओवर सिंपल बैलेट पेपर। अब इसमें यह है कि जो टाइम के पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती रहती नहीं ईवीएम नहीं है, टैंपरिंग हो जाती है, तो बैलेट पेपर में करना चाहिए, तो बेवकूफ़ी वाला बात है। तो हम लोग, दुनिया आगे जा रही है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। ईवीएम का मतलब ही है कि टाइम सेविंग, बोगस वोटिंग नहीं होती है, बोगस वोटिंग, टाइम सेविंग, ठीक है। और इसके बाद में और कम टाइम में प्रोसेस हो जाता है, तो कम पेपर जो भी रहता है, पेपर सेविंग हो जाती है। तो बहुत सी फ़ायदे तो हैं ही हैं। अब ये फालतू का पॉलिटिकल स्टंट के अलावा अगर देखा जाए तो ये फ़ायदेमंद ही है, इसको पीछे नहीं जाना चाहिए। बेसिकली अब व्हाट इज़ वीवीपैट। अब जब इसके बाद में आप लोग एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं जो है आपको अगर इंटरेस्ट लगे तो आप जान लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट तो मैं बता ही दे रहा हूँ। वीवीपैट क्या, तो वोटर्स वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्विज़ में कवर किया हुआ है, आप लोग देखेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिए उसको। तो वीवीपैट मतलब वोटर्स मतलब जब कोई भी जो वोटर होता है वो जब वोट कास्ट करता है तो उसको पूरा एक ऑप्शन रहता है कि अपना अगर वो क्रॉस चेक करना चाहे तो उसके बाद एक रिसिप्ट निकलेगी। बेसिकली ये मशीन से निकली हुई एक रिसिप्ट होती है जो हर वोटिंग का रिकॉर्ड रखती है, बस मोटा मोटी यही है। तो ये एक अच्छा है, फुल प्रूफ है, और इसको हम लोग को करना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चलिए ये तो पेपर हो गया। अब हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं डेली हम लोग जो डिस्कस करते हैं, चलिए हम लोग वो 5 वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो 5 वर्ड की सीरीज़ है आज, उसमें पहला वर्ड है रेडिकलाइज्ड। रेडिकलाइज मतलब होता है कट्टरपंथी। जहाँ हमने ब्लू जो हाईलाइट किया है वहाँ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। रेडिकलाइज का मतलब होता है कट्टरपंथी। मुल्स मतलब विचार करना। मुल्स मतलब वी आर मूलिंग ओवर द इशू, वी एंड यू आर मूलिंग ओवर सर्टन इशू। तो मुल्स मतलब विचार करना होता है। अगला है जो स्ट्रॉ, घास फूस, तिनका। स्ट्रॉ का मतलब होता है जो तिनके को बोलते हैं वो स्ट्रॉ होता है। जहाँ भी ब्लू कलर चेंज किया हुआ है वहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए, उसको दिन में एक बार कर लेंगे तो हो जाएगा।
कैटलिस्ट ये हमारे आर्टिकल से लिया गया है। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। कोई भी चीज़ होती है कि वो अगर कोई भी चीज़ मिला दी जाए तो उसकी जो क्रिया है वो और तेज़ हो जाए, तो उस चीज़ को कैटलिस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली किसी भी चीज़ से जिसमें स्पीड तेज़ हो जाए किसी चीज़ की, वो कैटलिस्ट होता है। ये आर्टिकल से लिया हुआ है। नाइट्स, ये भी जो है हमारे चेस वाला है, जो ये शूरवीर, इसका मतलब शूरवीर रहता है। और ये हमारे जो आर्टिकल वाला है एडिटोरियल के पेज वाला, ये वहाँ से लिया गया है। नाइट्स मतलब शूरवीर। तो ये 5 वर्ड हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद में जैसा रोज़ करते हैं हम लोग, और चलिए इसके बाद में क्विज़ वाला सेगमेंट है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। और इसके बाद जो क्विज़ है इससे रिलेटेड, वो क्विज़ वाला आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिए और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।